हेलो स्टूडेंट्स। अपने 12th आरबीएससी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5th कर रहे थे, पादप जल संबंध, प्लांट वाटर रिलेशन। पिछली वीडियो में अपने जल की प्रकृति, विसरण और पारगम्यता के बारे में बात की थी। आज अपने नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रासरण, ऑस्मोसिस। सबसे पहले प्रासरण की खोज जो है ये नॉलेट नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद प्रासरण होता क्या है, तो इसकी परिभाषा है, दो तरीके से परिभाषा बनती है इसकी। दोनों ही परिभाषा अपने लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। इन दोनों परिभाषाओं को पहले अपने अर्थ समझेंगे, उसके बाद अपने इसको आगे डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे। सबसे पहली जो परिभाषा है प्रासरण की, वो है जल के, या विलायक के भी लिख सकते हो आप, जल के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली, एसपीएम बोलते हैं इसको, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होती है ये अपने पिछली वीडियो में बात की थी। जल के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अपनी, ये अपनी वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर अपनी नहीं लगाते अपने ये वर्ड, तो ये डेफिनेशन जो है ये गलत हो जाएगी। देखना कैसे, क्यों गलत हो जाएगी, आगे समझ आ जाएगा आपको। जल के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गति करना क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। यानी जल के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा उनकी, जल के खुद के अणुओं की जो सांद्रता है, जहां उनकी सांद्रता अधिक होगी, वहां से जहां जल के अणुओं की सांद्रता कम होगी, उस स्थान की ओर जो मूवमेंट है, गति करना, क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन एक और बनती है, जिसमें अपने ये लिखेंगे या पढ़ेंगे कि प्रासरण में जल के अणु जो है, विलायक के जो अणु हैं, ये कम सांद्रता वाले विलयन से, यहाँ वहाँ विलायक के अणुओं की बात हो रही थी, यहाँ विलयन की बात हो रही है सांद्रता के मामले में। प्रासरण में जल के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से एसपीएम द्वारा, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। यानी कि अगर अपने डेफिनेशन को विलयन के कंसर्न में लिखना है, तो फिर तो अपने लिखेंगे कि प्रासरण में जल के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। अब इन दोनों डेफिनेशन को अपने एक डायग्राम है, इसके थ्रू ये समझ सकते हैं अपने। देखिए, ये दो डायग्राम जो बने हुए हैं आपके सामने, एक डायग्राम जो बना हुआ है, इसमें अपने दो तरह के विलयन लिए हैं। ये पहले वाला जो पात्र है, इसमें सॉल्यूशन फर्स्ट है, विलयन प्रथम है, और दूसरे वाला जो पात्र है, इसमें अपने सॉल्यूशन सेकंड है। आप ये मानिए कि ये दोनों कोशिकाएं हैं एक तरह से, और इन कोशिकाओं के बीच में जो है वो है एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। पहले सॉल्यूशन में अपने क्या है, पहले सॉल्यूशन में अपने जल लिया है 20 ml, और उसमें कोई भी विलेय सॉल्यूट जो है उसमें घोला है, उसकी मात्रा जो है वो है 80 ग्राम, 80 ग्राम। तो जब आप 20 ml में 80 ग्राम तक कोई भी सॉल्यूट घोल रहे हो, विलय घोल रहे हो, तो विलयन जो है वो अधिक सांद्र हो जाएगा इसके कारण। दूसरे प्रकार का जो विलयन है, सेकंड विलयन, उसमें जल की मात्रा जो है वो 80 ml है, जबकि विलय उसमें अपने सिर्फ कितना गोला है? 20 ग्राम, 20 ग्राम गोला है। इसके कारण विलयन की जो सांद्रता है वो क्या रहेगी? कम रहेगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि जल के अणु मूवमेंट किधर कर रहे हैं? सेकंड नंबर विलयन से फर्स्ट नंबर विलयन में मूवमेंट कर रहे हैं। तो दोनों डेफिनेशन आपको यहाँ समझ आएगी। जो पहली जल की सांद्रता वाली थी, तो देखो जल की सांद्रता किधर अधिक है? पहले वाले विलयन में सिर्फ 20 ml जल है, जबकि दूसरे वाले विलयन में आपके पास दिख रहा है 80 ml जल है। तो जल का अपनी अधिक सांद्रता से, यानी इधर से, अपनी कम सांद्रता यानी इधर की ओर गति करना जो है वो क्या कहलाता है? प्रासरण। और किसके द्वारा गति करना? एसपीएम के थ्रू जाना। अब अगर दूसरी डेफिनेशन की बात करें विलयन वाले की, तो आप देख सकते हो कौन सा विलयन जो है वो कम सांद्र है। तो ये विलयन जो है सेकंड नंबर, ये कम सांद्र है, जबकि ये विलयन जो है ये अधिक सांद्र है। तो जल के अणुओं का कम सांद्र विलयन से, यानी इधर से अधिक सांद्र विलयन की ओर गति करना, ये क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। तो दोनों डेफिनेशन ही अपने को याद होनी चाहिए, और ये जो डायग्राम बना हुआ है ये आपको हेल्प करेगा वो याद रखने में। नेक्स्ट अपने आप देखें कि प्रासरण की विधि को समझने के लिए एक प्रयोग है, थिसल की प्रयोग बोलते हैं इसको। ये आरबीएससी 2020 का जो इस साल का एग्जाम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जा चुका है। यही क्वेश्चन इस चैप्टर में से मैंने पहले बताया था आपको कि इस साल टोटल 4 नंबर का पेपर आया है। तो एक क्वेश्चन तो पिछली वीडियो में बताया था कि अपारगम्य झिल्लियों के 2 उदाहरण लिखो, जिसमें क्यूटिकल और कॉर्क था। और सेकंड जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है 3 नंबर का,
वो ये आया है, प्रासरण की विधि को थिसल कीप प्रयोग द्वारा समझाना, थिसल फनल द्वारा समझाना। तो ये बड़ा इजी सा प्रयोग है। सबसे पहले इसको अपने डायग्राम के थ्रू ही देख लेते हैं। ये दो उसने थिसल कीप है, ये इनको उल्टा करके जल के विलयन में रखा हुआ है। ये नीचे जो है एक बर्तन है जिसमें बीकर है जिसके अंदर अपने जल को लिया हुआ है, ये वाला, इसमें जल भरा हुआ है और इधर भी जल भरा हुआ है। ये जो है ये थिसल कीप है जिसको उल्टा करके इसमें रखा हुआ है। और थिसल कीप के नीचे एक पॉर्चमेंट पेपर, ये वाला जो दिख रहा है इधर भी, ये पॉर्चमेंट पेपर मेम्ब्रेन है एक, जो एसपीएम की तरह काम करेगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेंगी। तो जल और ये थिसल कीप के नीचे वाले हिस्से पर ये एसपीएम लगाई हुई है, पॉर्चमेंट पेपर की बनी हुई। अब इस थिसल कीप में क्या करते हैं, अपने शर्करा का घोल डाल देते हैं। क्योंकि जब आपको पता है कि जल में आप शर्करा को घोल लोगे तो उसकी जो सांद्रता है वो इस जल के मुकाबले क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जल तो यहाँ पर क्या रह गया, जल का जो विलयन है वो तो क्या रह गया, कम सांद्र। जबकि इधर जो है विलयन जो बना शर्करा का वो क्या हो गया, अधिक सांद्र। और इनको अलग आपने किससे कर दिया, ये पॉर्चमेंट पेपर से आपने अलग कर दिया, जो एज ए अर्धपारगम्य झिल्ली काम करती है। कुछ समय जब आप इसको रखी रखते हो तो क्योंकि परासरण की नेचर क्या है, परासरण में जल के अणु जो हैं वो कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं, या अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जल की सांद्रता खुद की ज़्यादा थी और शर्करा के विलयन में जल की सांद्रता क्या थी, कम थी, तो धीरे धीरे यहाँ से जल के अणु इस एसपीएम के थ्रू इस थिसेल कीप के अंदर इंटर शर्करा के विलयन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कुछ समय बाद शर्करा का जो घोल का स्तर है वो क्या हो जाता है, पहले के मुकाबले बढ़ जाता है। ये जो प्रयोग है ये दर्शाता है किसको, प्रासरण को। यहीं पर आगे अपने एक टर्म आएगी प्रासरण दाब। तो अगर अपने चाहते हैं कि प्रासरण ना हो, प्रासरण ना होने का मतलब है कि ये शर्करा का जो घोल है उसका लेवल यहीं तक बना रहे, तो इधर वाली साइड से अपने को जितना दाब लगाना पड़ेगा, इस साइड से अपने को जितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, ताकि जल के अणु इस मेम्ब्रेन के थ्रू, एसपीएम के थ्रू इसके अंदर गति ना कर पाए, तो उस दाब को कहा जाता है प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये अपने आगे डिस्कस करेंगे। यही जो आपको बातें बताई है पूरा का पूरा प्रयोग जो है इसमें लिखा हुआ है, इसको अपने देख लेते हैं। चित्रानुसार एक उल्टी थिसेल कीप में शर्करा का घोल भरकर रखा जाता है। इस कीप के मुंह को चरम पत्थर पॉर्चमेंट पेपर से बांध दिया जाता है। पॉर्चमेंट झिल्ली जो है वो एक तरह से अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में काम करती है और केवल विलायक के अणुओं को ही पार जाने देती है। इस कीप को जल से भरे बीकर में रखने पर जल व चरम पत्थर या झिल्ली से होते हुए कीप में विसरण आरंभ हो जाता है, जिससे कीप में घोल की मात्रा जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो विसरण की जगह आप राशन वर्ड भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये है थिसल कीप एक्सपेरिमेंट, और आरबीएससी 2020 के एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 नंबर का बड़ा इजी सा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं प्रासरण के प्रकार की, जो ऑस्मोसिस है ये कितने टाइप का होता है। तो प्रासरण जो है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतः प्रासरण, एंडोस्मोसिस बोलते हैं इसको, और दूसरा होता है बहिर्प्रासरण जिसको एक्सोस्मोसिस बोलते हैं अपने। तो ये दोनों प्रकार जो है प्रासरण के, इनके बारे में अपने देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है अंतः प्रासरण, एंडोस्मोसिस बोलते हैं इसको। ये क्या है कि किसी भी, अगर आप कोशिका को, ध्यान से सुनिएगा, किसी कोशिका को अगर आप अल्प परासरी विलयन में यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हो, तो जो जल के अणु हैं वो अल्प परासरी विलयन से कोशिका रस में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कोशिका फूल जाती है। इस प्रक्रिया को अंतः प्रासरण कहते हैं। अल्प परासरी विलयन या हाइपोटोनिक विलयन क्या होता है ये अपने आगे बताऊंगा मैं आपको। अतः प्रासरण क्या है, ये कहता है कि ये मान लो एक आपके पास कोई भी बर्तन था जिसमें आपके पास एक विलयन रखा हुआ था, और वो विलयन कैसा था, वो विलयन था आपके पास अल्प परासरी या हाइपोटोनिक विलयन। इसमें आपने एक कोशिका को रखा, कुछ समय बाद क्या देखा कि ये कोशिका जो बाहर ये विलयन है अल्प परासरी, इसके अणु, इसमें से जल के अणु जो हैं वो कोशिका के अंदर प्रवेश करने लग गए, जिसके कारण कोशिका जो है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है अंतः प्रासरण। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अल्प परासरी विलयन कहा किसे जाता है। सबसे पहले तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे किशमिश को जल अथवा शर्करा के विलयन में रखने पर किशमिश जो है वो फूल जाती है, तो ये किसका उदाहरण है, ये अंतः प्रासरण या एंडोस्मोसिस का एग्जाम्पल है। अब आपको पता होना चाहिए कि अल्प परासरी विलयन होता क्या है। ऐसा विलयन
जिसकी सांद्रता कोशिका रस यानी कोशिका के अंदर का जो रस था उसकी सांद्रता से क्या हो, कम हो। फिर से सुनिए, जैसे ये आपके पास बर्तन था, ये उसमें आपने विलयन लिया था, इसमें आपने एक कोशिका रखी थी, इसका ये कोशिका रस था इस कोशिका के बीच। अब इस विलयन को जो आपने बाहर रखा हुआ है इसको अल्प प्रासरी आप कब बोलोगे? इसको अल्प प्रासरी आप तब कहोगे जब इस विलयन की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या हो, कम हो। जब सांद्रता कम होगी तभी तो बताया था कि प्रासरण में कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जल के अणु जो क्या करेंगे, गति करेंगे, और जल के अणु अंदर जाने से ये कोशिका जो है वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है अंतः प्रासरण। इसका एग्जाम्पल भी अपने को यहाँ पर याद रखना है। सेकंड जो प्रकार है प्रासरण का वो है बहिप्रासरण, एग्जोस्मोसिस। अब एग्जोस्मोसिस क्या है कि किसी भी कोशिका को अगर आप अति प्रासरी विलयन में रखते हो, अति प्रासरी मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो, ये क्या होता है अपने आगे बात करेंगे। तो जल के अणु कोशिका रस से, वहां तो कोशिका रस में प्रवेश किए थे, यहाँ पर जल के अणु कोशिका रस से बाहर निकलकर अति प्रासरी विलयन में आ जाते हैं, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है। इस क्रिया को बहिप्रासरण या एग्जोस्मोसिस कहा जाता है। यहाँ आपने क्या किया, इस प्रक्रिया में आपने ये एक बर्तन था आपके पास कोई भी, इसके अंदर आपने क्या किया, ये आपके पास वो विलयन पड़ा है, और कौन सा विलयन है, अति प्रासरी विलयन है। इसमें आपने कोशिका को रखा और ये उसका कोशिका का रस था। तो कोशिका रस में से जल निकलकर कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, सांद्रता ज़्यादा कहाँ होगी, कोशिका रस की सांद्रता जो है वो तो क्या रहेगी, यहाँ पर इस विलयन की सांद्रता तो क्या रहेगी, कम रहेगी, जबकि इस विलयन की जो सांद्रता है वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या हो, अधिक हो, तो उस विलयन को कहा जाता है कौन सा विलयन, अति प्रासरी। आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, यदि आप किसी कोशिका को अल्प प्रासरी विलयन में रखते हो तो कोशिका फूल जाती है, यदि आप किसी विलयन को अति प्रासरी विलयन में रखते हो तो कोशिका सिकुड़ जाती है। और ये होता किस कारण है, ये दोनों प्रक्रियाएं जो है वो अंतःप्रासरण और बहिप्रासरण के कारण होती है। बहिप्रासरण का भी अपने एग्जाम्पल है अपने पास, अंगूर को शर्करा के विलयन में रखने पर उसका पिचक जाना, ये किसका एग्जाम्पल है, ये बहिप्रासरण या एग्जोस्मोसिस का एग्जाम्पल है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, यदि आप सेल को अप्रासरी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो तो सेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका जवाब आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। फिर से सुनिए, यदि आप किसी कोशिका को अप्रासरी या आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो तो सेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है इसमें प्रासरण में लास्ट, वो आता है प्रासरण का महत्व, कि पौधों के लिए इस प्रासरण की जो क्रिया है उसका क्या महत्व है, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो सबसे पहला जो मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, जड़ों पर जो रोम पाए जाते हैं छोटे, तो उनके द्वारा जो जल का अवशोषण होता है वो कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, वो इसी प्रासरण विधि द्वारा किया जाता है। उसके बाद किसी भी पादप कोशिका में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो जल पहुंचता है, तो उसका जो जल का पहुंचना है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, वो भी किसके द्वारा होता है, प्रासरण विधि द्वारा होता है। थर्ड जो अपने पास है, प्रासरण जो है वो किसी भी पादप कोशिका के वास्तविक आकार को, यानी कोशिका का वास्तविक आकार मतलब उसका सफीत जो है वो फूली हुई उसी अवस्था में बनी रहे, इसको उसके वास्तविक आकार को बनाए रखने का काम भी कौन करती है, कौन सी विधि कारण होता है, प्रासरण के कारण होता है। क्योंकि अगर कोशिका के पास वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ से जल के अणु जो है वो दूसरी कोशिका में प्रवेश कर जाएंगे, अगर कम हो जाएगी तो दूसरी कोशिका से जल के अणु उस कोशिका में प्रवेश कर जाएंगे एसपीएम के थ्रू। चौथा जो अपने पास है वो है पादपों को हिमीकरण यानी फ्रीजिंग से बचाने के लिए, और पादपों को शुष्कन यानी ड्राइनेस से बचाने के लिए भी ये एक तरह से प्रतिरोधी का काम करता है प्रासरण जो है। और पांचवा, रंध्रों का खुलना व बंद होना, स्टोमेटा का ओपन एंड क्लोज होना, ये आगे चैप्टर भी इसमें देखेंगे अपने, ये भी इसको भी प्रासरण जो है प्रभावित करता है। तो ये 5 महत्व अपने प्रासरण के, ये अपने को याद होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने इस चैप्टर के अगले जो टॉपिक अपने पास, जिसमें अपने जीवद्रव्य कुंचन, जीवद्रव्य विकुंचन और कुछ दाब हैं जैसे प्रासरण दाब, विसरण दाब न्यूनता, उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।